हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कि न्यायालय में अपना केस आप कैसे जीतें। देखिए, न्यायालय में हमारे प्रतिपक्षात्मक न्याय व्यवस्था है, एडवर्जरी जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें दो लोग एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करते हैं, खुद को सही साबित करते हैं, और इसके जरिए न्यायालय तक ये बात पहुंच पाती है कि दोनों में कौन सही है कौन गलत। स्वयं न्यायालय कोई सच्चाई नहीं जानता है, वो बाहर से एक व्यक्ति है जिसको वहाँ बैठाया जाता है। यानी पुरानी व्यवस्था जो थी पंचायत वाली, जिसमें वहीं के लोग न्याय किया करते थे, उसके ठीक उलट आज की व्यवस्था है, जहाँ जज उस इलाके से बहुत दूर का व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पार्टीज के बीच क्या चल रहा है, सच्चाई क्या है, स्वयं नहीं जानता। तो प्रतिपक्षात्मक न्याय प्रणाली में क्या है कि एक दूसरे के खिलाफ बातें करके न्यायालय को लोग अवगत कराते हैं कि सच्चाई क्या है, और न्यायालय अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कानून के दायरे में रहते हुए सच्चाई को समझने के बाद निर्णय करता है। यानी आप न्यायालय के सामने अपने बारे में और अपने विरोधी के बारे में जो कुछ पेश करते हैं, उसी आधार पर न्यायालय अपनी राय बनाता है। सच्चाई कुछ भी हो, अगर अदालत में वो नहीं गया तो अदालत में उसे सच नहीं माना जाएगा। ऐसे ही कहीं कोई सच्चाई न भी हो और झूठ में ही न्यायालय में पहुंच गया तो उसे ही सच माना जाएगा। और इस तरह से न्यायिक विवेक का प्रयोग उन्हीं तथ्यों पर होता है जो न्यायालय में पहुंचाया जाता है। तो आपको अपने एडवोकेट से क्या क्या कहना चाहिए, किस तरह की एडवोकेसी आपको सेवा के तौर पर लेनी चाहिए। मैं अगर फैमिली कोर्ट के मामलों की बात करूं, पारिवारिक न्यायालय, तो आजकल अगर आप देखेंगे जाकर के जितने भी मुकदमे लिखे गए हैं, अगर बहू के तरफ से लिखे गए हैं तो सब में एक ही तरह की कहानी है कि अच्छे से शादी हुई, पूरा दान दहेज देकर विदा किया, फिर वहाँ पर जो सताने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, संतान न होने पर ताना लांछन मारने लगे, और पूरे परिवार को दिखाया जाता है कि पूरा परिवार ही हमें मार रहा था, पीट रहा था, और बहुत भारी भरकम हम दहेज लेकर आए, कुछ मिला नहीं, फिर हमें घर से निकाल दिया। इस तरह की एक कहानी, एक ही तरह की कहानी सारे मामलों में लोग लिख देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? और इसी मुकदमे के आधार पर आप अन्य मुकदमों को भी समझिएगा। जी नहीं, ये सही नहीं है। और कब सही है? जब ये सच हो। अगर ये झूठ है तो सही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुकदमा में अगर कोई जाता है तो कुछ उपचार पाने जाता है, वो न्यायालय से एक फैसला पाने जाता है। क्या जो कुछ कहानी आपने लिख दी वो आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है? ये कौन बताएगा? ये आपका वकील बताएगा। तो आप अपने वकील से ये घटना पहले मत बताइए, पहले आप ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं। जैसे आप स्त्री हैं या पुरुष, यानी पति हैं या पत्नी। मैं फैमिली कोर्ट को उदाहरण के तौर पर रख रहा हूं। अगर आप परेशान हैं अपनी शादी से तो आप चाहते क्या हैं? क्या आप तलाक चाहते हैं? क्या बिना तलाक के अलग रहना चाहते हैं, जिसको जुडिशियल सेपरेशन कहा जाता है? क्या पति अपने साथ नहीं रहने दे रहा है तो आप वहां रहने का दावा चाहती हैं? क्या पत्नी आना नहीं चाह रही है तो विदाई का दावा चाहते हैं? चाहते क्या है? उपचार क्या है आपका? पहले आप बताइए कि आप चाहते क्या हैं, फिर इसके बाद आप कहानी अपनी पूरी बताइए। कहानी के भी दो पार्ट होते हैं। कहानी के वे हिस्से जो जिनके सबूत हैं, जिनको अदालत में समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है, मैंने साबित किया जा सकता नहीं कहा। क्यों? क्योंकि फैमिली कोर्ट में सबूत पर ही निर्णय नहीं होता, बल्कि न्यायालय जिन बातों को सही समझता है उन्हें सही मान सकता है, भले आप सबूत नहीं दिए। वहां प्रतीत होना शब्द लिखा है कि न्यायालय को अगर प्रतीत हो। सिविल मामलों में जो दीवानी मामले हैं वहां लिखा होता है जो साबित हो। तो ये दोनों में अंतर होता है। यानी फैमिली कोर्ट में अगर आप अदालत को यह विश्वास दिलाने लायक बात लिखे हैं कि जो आप लिख रहे हैं वो सच है, तो लिख देने भर से भी पर्याप्त हो सकती है। तो फिर बहुत ज़्यादा झूठ लिखने की क्या ज़रूरत है? या जो ट्रेंड चल रहा है लिखने का, उस ट्रेंड से ही लिखवाने की क्या ज़रूरत है? दूसरी एक प्रॉब्लम आती है, एक कहीं से गलत धारणा बन गई है कि फाइल खूब मोटी तैयार करो। वकीलों में यह धारणा है
आप अगर क्लाइंट हैं तो अपने वकील को मना करिए कि नहीं, हमारी फाइल मोटी नहीं होनी चाहिए, हमारी फाइल उपयोगी होनी चाहिए। फाइल में जो बातें लिखी जाएं वो पढ़ने वाले को सच लगे और वो पढ़ सके। जब फाइल मोटी करने के लिए लिखी जाएंगी बातें तो एक एक बात 2-2, 3-3 बार लिखी जाती हैं। एक गलत ट्रेंड चल गया है वकालत में। आप क्लाइंट हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि सतर्क रहें आप। तो जब कभी अपने एडवोकेट से ड्राफ्टिंग कराएं तो उसे लेकर जरूर पढ़ें। एक और तरीका मैं बताऊंगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से ड्राफ्टिंग करा लें जिसके ड्राफ्टिंग पर आपको भरोसा है। ड्राफ्टिंग का मतलब मुकदमा तैयार करना, जो लिखा जाता है। मुकदमे के 3 हिस्से हैं। एक उसको तैयार करना, फिर उसको कोर्ट में लगा देना और तारीख पर जाकर बहस करना, 3 हिस्से। तो एक जो लिखने वाला है वो किसी ऐसे व्यक्ति से सर्विस ले लीजिए जो आप जहां हैं वहां से चाहे दूर हो या पास हो, कहीं हो, उससे आप अपना मुकदमा लिखवा लीजिए। जैसे मैं अपनी बात अगर करूं कि आपके पास कोई केस है, मैं लखनऊ में हूं, मान लेता हूं कि आप जालंधर में हैं, मान लूं कि आप जो है रांची में हैं, मान लेता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के किसी जिले में बैठे हैं। आप फोन पर सारी बात करके अपना मुकदमा लिखवा लीजिए और फिर अपने यहां के वकील को उसको दे दीजिए, वो उसे पेश कर देंगे, जमा कर देंगे। इसका यह मतलब नहीं कि फीस नहीं लेंगे, लेकिन लिखने वाली फीस वो नहीं लेंगे। और फिर आप पैरवी करिए। तो जो मुकदमा लिखा जाता है, मैं फिर से ड्राफ्टिंग पर लौट आता हूं। ड्राफ्टिंग करने वाले एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि वो मुकदमे में वो बातें लिखे जो आप दावा कर रहे हैं और जिन पर उपचार मिलना है। साथ ही इस बात का ध्यान भी दे कि उन बातों का सबूत हमारे पास है कि नहीं है। केवल लिख देने भर से नहीं चलेगा। फैमिली कोर्ट में तो लिख देंगे अगर अच्छे से तो चल सकता है, लेकिन अगर दीवानी मामला है तो साबित करना पड़ता है। तो फिर आप जब मुकदमा लिखवाया जा रहा हो तो यह भी वकील की जिम्मेदारी है कि वो आपसे जांचे कि ये जो लाइन आप लिखवा रहे हैं इसको साबित करने के लिए आपके पास क्या है। और एडवोकेट की और भी एक जिम्मेदारी है कि जो कुछ आपके पास है उसमें से वो कैसे साबित करेगा, वो खुद भी जांच ले, क्योंकि आपकी तुलना में आपका एडवोकेट ज़्यादा जानकार है। तो आप ही नहीं बता पाएंगे कैसे साबित करें, वो बेहतर तरीके से जान पाएगा। लेकिन ये आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि मुकदमे में लिखते समय ये ध्यान दें कि जो बातें लिखी जा रही हैं अगर आपको साबित करना पड़ेगा तो आप कैसे साबित करेंगे। यानी मुकदमा जीतने का पहला आधार है हाउ टू विन इन कोर्ट, जो मैंने लिखा, पहला आधार है ड्राफ्टिंग। मुकदमा जो ड्राफ्ट किया जाता है वो पहला आधार है, सबसे पहला आधार है और बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हमारी अदालतों में क्या होता है कि क्योंकि इस ड्राफ्टिंग के लिए प्रोसीजरल लॉ आना चाहिए, यानी जो प्रक्रियात्मक कानून है, दीवानी है तो दीवानी कानून, फौजदारी है तो फौजदारी कानून यानी सीपीसी और सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य विधि का ज्ञान होना चाहिए, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का ज्ञान होना चाहिए, फिर इसके बाद इक्विटी का ज्ञान होना चाहिए, लिमिटेशन एक्ट का ज्ञान होना चाहिए, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो प्रोसीजरल टाइप के लॉज हो गए। फिर इसके बाद सब्सटेंटिव लॉ, यानी जो आप दावा कर रहे हैं उस पर क्या रेमेडी मिलेगी। तो अगर क्रिमिनल है तो आईपीसी या किसी स्पेशल लॉ में, जैसे एससी एसटी एक्ट में है, पॉक्सो में है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में है, आर्म्स एक्ट में है, एनडीपीएस में है, तो उस लॉ का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये फैमिली मैटर है तो फैमिली लॉ का ज्ञान होना चाहिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ का, हिंदू है तो हिंदू लॉ का, कोर्ट मैरिज हुआ है तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का ज्ञान होना चाहिए। और अगर ये दीवानी विधि है, पार्टीशन है तो पार्टीशन संबंधी फैमिली लॉ, अगर सक्सेशन है तो सक्सेशन संबंधी फैमिली लॉ, अगर ये सेल परचेज से संबंधित है तो वो कानून टीपीए, अगर ये इजमेंट से संबंधित तो इजमेंट लॉ, सैकड़ों नहीं हजारों लॉज हैं, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कब? ड्राफ्टिंग के समय। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मुकदमे की ड्राफ्टिंग। अगर वो सही से नहीं की गई तो चाहे कितना भी अच्छा वकील बाद में ले आए बहस करने के लिए, मुश्किल होगी। अच्छा वकील अच्छा काम कर देगा, लेकिन अगर ड्राफ्ट ही गड़बड़ है तो फिर उसमें उसको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट से बाहर जाकर के वो बहस नहीं कर सकता। जो आप एक बार लिखकर अदालत में दिए हैं उससे बाहर जाकर आप नहीं बाद में दावा कर पाएंगे। तो जब आप मुकदमा लगाने जा रहे हैं
तो जैसे कहा जाता है ना कि ऑपरेशन से पहले 2-3 डॉक्टरों से संपर्क कर लीजिए, सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए। आप किसी एक डॉक्टर के पास गए, उसने कहा ऑपरेशन होगा, फीस आपने दिया, उसने बताया, जांच करवा के बताया। अब आप दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हो सकता है कि वो भी जांच करवाए, फिर वो भी अपना ओपिनियन दे। तो सेकेंड ओपिनियन पर खर्च तो आता है, आने दीजिए खर्च। मुकदमा अगर जीतना है तो आपको ड्राफ्टिंग पर बहुत चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर बेहतरीन तरीके से मुकदमा ड्राफ्ट हो गया तो केवल वकील की ही जिम्मेदारी नहीं है आपके लिए बहस करना, जज साहब की भी जिम्मेदारी है कि जो सामने तथ्य आए हैं उन्हीं के आधार पर निर्णय दें। तो उस ड्राफ्टिंग से आपका बहस करने वाला वकील तो बंधा ही रहता है, उससे जज साहब भी बंधते हैं। इसलिए ड्राफ्टिंग सबसे जरूरी है। कितनी बेहतरीन ड्राफ्टिंग आप कर रहे हैं। इस विषय पर अगर आपके मुकदमे में कोई जानकारी आपको लेनी है तो मेरा नंबर जो दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, तो उसे मैं निःशुल्क सहायता दूंगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(39)A में लिखा हुआ है कि गरीबों को कानून की निःशुल्क सहायता मिलेगी। इसके लिए राज्य अपनी ओर से उपाय किया हुआ है, लेकिन हर एक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि वो कमजोरों की मदद करें। इसलिए मैं अपनी ओर से पेशकश कर रहा हूं और करूंगा। तो आपको सबसे पहली सावधानी बरतनी चाहिए कि जो ड्राफ्टिंग लिखी जा रही है उसमें वही बातें आए जिनको आप साबित करने में सक्षम हो और जो उस उपचार के लिए जरूरी हो जो आप न्यायालय से पाना चाहते हैं। अगर आप सेकेंड पार्टी हैं तो क्या करना, आपको डिफेंस करना है। हो सकता है कि डिफेंस के साथ साथ कुछ क्लेम भी करना हो। जैसे ए ने कहा कि मैंने इनको 10,000 रुपया दिया, इन्होंने लौटाया नहीं। आपको कहना है कि नहीं, वो 10,000 तो मैंने इनको लौटा ही दिया, 10,000 का सामान भी हमारी दुकान से ले गए, वो बकाया है। तो आपने 10,000 का डिफेंस किया और 10,000 का काउंटर क्लेम किया। अब आपके एक ही मुकदमे में जो जवाब आप दे रहे हैं, सेकेंड पार्टी हैं आप, सेकेंड पार्टी होकर के आप क्या कर रहे हैं, 10,000 का तो जवाब दे रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, और अपने 10,000 के सामान के बकाये की जो मांग कर रहे हैं वो आपकी ओर से एक मुकदमा है। इसको काउंटर क्लेम कहते हैं। ये सीपीसी के ऑर्डर 8 से चलता है, ऑर्डर 8 रूल 6A, या इसमें जो है कभी कभी सेट ऑफ की बात होती है, मुजराई की ऑर्डर 8 रूल 6 की बात होती है। तमाम प्रोसीजरल लॉज हैं, उनके आधार पर उनकी ड्राफ्टिंग थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इधर मैंने बहुत सारे लोगों की ड्राफ्टिंग देखी है, क्योंकि मुझे लोग बहस करने के लिए बाद में बुला रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि ड्राफ्टिंग इतनी खराब की गई है कि आप उस पर बहस करने का बहुत स्कोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ड्राफ्ट जो है वो किसी भी पार्टी का वो स्टेटमेंट है जो एफिडेविट पर दिया है। अब उससे बाहर जाकर के स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, उतने में ही केवल तर्क खोजे जाएंगे और सबूत खोजे जाएंगे। इसलिए भारत की आम जनता को मेरा सुझाव है कि जब कभी मुकदमे में आप जाइए तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग पर बहुत जोर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में आपके हिसाब से ड्राफ्टिंग करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर, तो आप कहीं से भी ड्राफ्टिंग कराइए और उस एडवोकेट से कहिए कि यह ड्राफ्ट है हमारा, इसको आप कोर्ट में दाखिल करिए और तारीख पर आप बहस करिए। इसका एक उल्टा भी होता है, कोई ड्राफ्टिंग करने वाला अच्छा है, आपने उससे ड्राफ्टिंग करा के उससे मुकदमा करा लिया, बहस करने के लिए किसी और को हायर कर लिया। ये सब चलता है, आपके पास ये अवसर होता है, बशर्ते कि आपका जो एडवोकेट है वो एनओसी देने को तैयार हो। बड़ी अदालतों में एनओसी लगती है, आमतौर पर लोग दे देते हैं क्योंकि क्लाइंट की चॉइस है कि वो अपना एडवोकेट बदल ले, अगर फीस बाकी नहीं है तो दे देंगे। तो इस तरह से आप अपने मुकदमे में अपनी जीत का अवसर बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी उपयोगी होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी के यहाँ लिटिगेशन की समस्या न उत्पन्न हो, लेकिन जिस तरह से बीमारी को रोकने के लिए चाहे जितनी प्रार्थना करें, कुछ लोग बीमार पड़ेंगे ही, वैसे ही चाहे हम जितनी भी शांतिपूर्वक समाज की कल्पना कर लें, अधिकार टकराएंगे और मुकदमेबाजी का आधार उत्पन्न होगा ही। तो जब कभी ऐसा हो तो उसके लिए आपको दौड़ना न पड़े, परेशान न होना पड़े, आप खराब मुकदमेबाजी में न चले जाएं, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करिएगा। एक और निवेदन कि भारत के संविधान पर लिखी मेरी यह पुस्तक अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा लीजिए। आज 1 जून है, 4 जून को सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासकर भारत के संविधान के संदर्भ में। तो आज का संविधान आपके पास जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप भविष्य में जांच सकें
कि संविधान जो उस समय है वो आज वाला है कि नहीं है, और अगर बदला जा रहा है तो कितना बदला जा रहा है। आप मेरे संकेत को, मेरे संदेश को समझ रहे होंगे, तो यथासंभव जल्दी इस पुस्तक को मंगवाइए। मैं 4 जून के बाद फिर से संविधान की क्लास रात के 9 बजे जो लाइव चलाता हूँ आरंभ करने वाला हूँ। धन्यवाद।